हमने जब ये सक्सेस को देख लिया ना बहुत करीब से कि किस तरह से सही रास्ते पे बच्चा सक्सेसफुल हो सकता है, तो हमने उसके साथ साथ कुछ कमियों को भी नोटिस किया। जैसे हमारे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं वो आफ्टर क्लास 12th आते हैं। 12वीं तक एक बच्चे का ना एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों डेवलप हो जाते हैं। अब ये एप्टीट्यूड और एटीट्यूड क्या है मैं बहुत साधारण सी भाषा में तुम्हारे सामने बता दूं, क्योंकि ये थोड़े से साइकोलॉजी के टर्म्स हैं और ये जनरली लोगों को पता नहीं होते। एटीट्यूड दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब एक एग्जांपल लेते हैं अभी की इस बातचीत से। कुछ लोगों को अभी भी थोड़े 0.5% या 0.005% लोगों को क्लास में इस बातचीत में मजा नहीं आ रहा होगा, तब भी वो देखते जाएंगे। उनका एटीट्यूड किसी भी चीज के प्रति नेगेटिव होता है। कुछ लोग होते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड वाले, इनफैक्ट ज्यादा लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के ही होते हैं, तभी ये समाज चल रहा है, तभी ये धरती चल रही है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग क्या होते हैं, जो हर चीज की अच्छाई को ग्रैब करते हैं। किसी भी इंसान के जीवन में कमियों को नहीं, उसकी अच्छाइयों को देख के और सोचते हैं कि इसने अगर अपने जीवन में ये चीज हासिल की तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या मैं इससे और बेहतर क्यों नहीं कर सकता। तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हमेशा दूसरे में से पॉजिटिविटी को लेते हैं, और नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग हमेशा अच्छाई में भी बुराई और अच्छे इंसान में भी कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक बात। दूसरी बात, एक चीज होती है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड होता है क्षमता। भगवान ने, प्रकृति ने हम सबको बराबर नहीं बनाया, पहली बात जो समझनी पड़ेगी, क्योंकि जिन लोगों से मैं बातचीत कर रही हूँ मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब लोग 18 साल के हेरफेर में हैं, इससे बड़े हैं। तो ये बात अब आपके लिए बहुत जरूरी है समझना कि प्रकृति ने हम सबको बराबर नहीं बनाया। जैसे प्रकृति ने मछली, हाथी और बंदर और चिड़िया सबकी अलग अलग लायकियत दी ना। मछली पानी में तैर सकती है, चिड़िया हवा में उड़ सकती है, हाथी अपने बल के कारण जाना जाता है, बंदर पेड़ पे एक से दूसरे पे छलांग लगा के लटक सकता है। ये एक दूसरे के काम नहीं कर सकते। हाथी उड़ नहीं सकता, ना हाथी मछली की तरह तैर सकता, ना हाथी पेड़ों पे छलांग लगा सकता, लेकिन हाथी फिर भी इंपॉर्टेंट है अपने बल के कारण। उसकी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी को दिखाती है। ऐसे ही हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान, कोई ना कोई एक लायकियत हम सब में है। ये लायकियत बचपन में पहचानना दो लोगों की जिम्मेदारी है, एक पेरेंट्स की और एक टीचर्स की। लेकिन बहुत दुख की बात है कि भारत के जो शिक्षा का तरीका है, प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, इसमें ना ही हम टीचर्स एज अ टीचर और ना ही एज अ पेरेंट इस बात पे फोकस करते कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है। हम सब एक ही रेस में बच्चे को दौड़ने को कहते हैं, और उस रेस में उसकी लायकियत दौड़ने की है कि नहीं है, कहीं उसकी लायकियत तैरने की तो नहीं थी, कहीं वो उड़ने के लिए तो नहीं बना था। ये ना सोचते हुए उन सबको एक साथ रेस में दौड़ाने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश का नाम है क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आना। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं ना, उनके अंदर तो लायकियत थी दौड़ने की, लेकिन जो बेचारे क्लास में पीछे रह जाते हैं, जिनकी न जाने कितनी योग्यताओं को, कितनी लायकियत को, कितनी सारी एलिजिबिलिटीज को, जिसके के आगे जाके वो एक मान लीजिए कि लायक बनते, उनको बचपन में ही दबा देते हैं। इस भारत में इतनी ज्यादा योग्यता भरी पड़ी है। हम वर्ल्ड में कभी एक दौर था जब विश्व गुरु थे, एक दौर था जब हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति के बारे में आपने पढ़ा होगा। दुनिया में इतनी एडवांस्ड कोई सभ्यता ही नहीं थी उसके काल की। बाकी बहुत सारी सभ्यताएं थी, लेकिन उसके जितनी एडवांस्ड कोई नहीं थी। तो हम ये ना भूलें कि हम उन्हीं के तो वंशज हैं। हम वैदिक काल के आर्यों के ही तो वंशज हैं, जिन्होंने कितना बेहतरीन साहित्य उस टाइम पर इकट्ठा कर दिया था। तो हम उस देश में रहते हैं जहां रग रग में, हर बच्चे के खून में लायकियत है। पर एजुकेशन सिस्टम इस तरह का नहीं है कि वो बच्चा अपनी लायकियत को पहचान पाए, और इसीलिए बहुत सारे स्पोर्ट्स की तरफ जाने वाले बच्चों को उनके पेरेंट्स और उनकी सोसाइटी और हम एज अ टीचर भी, बहुत सारे लोग जितने मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स भी होंगे, हम दबा देते हैं। क्योंकि हम क्या दलील देते हैं हम सब, और ऐसा है भी कि स्पोर्ट्स से अकेले से काम नहीं चलेगा बेटा, पेट भरने के लिए तो कमाना पड़ेगा और उसके लिए तो अच्छे मार्क्स चाहिए। हम सब लोग एक ऐसी रेस में बच्चे को दौड़ने की बात करते हैं या उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि उसके मार्क्स 90% से कम आए तो वो पढ़ा ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हम सबकी सबसे बड़ी कमी जानते हैं क्या है? हमारे सिस्टम की, इस एजुकेशन सिस्टम की।
इसमें जो लोग 90% प्लस भी आते हैं ना, वो भी ज्यादा कामयाब नहीं होते। मैं कितने ही बच्चों को जानती हूँ जिनके 12वीं में 95%, 93%, 97%, 94%, लेकिन फाइनली देखते हैं कि वो लोग जीवन में खुश नहीं रहना सीख पाते, वो जीवन के सही टाइम पे सही डिसीजंस नहीं ले पाते, और उनको आप सक्सेसफुल नहीं कह सकते। सक्सेस के मायने, सक्सेस के पैरामीटर हर इंसान के लिए अलग हैं। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ज्यादा कमाने वाला नहीं है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वो है जिसने अपने आप को समझा, जिसने पहचाना कि मेरा जन्म किस चीज के लिए हुआ। कोई बहुत अच्छा तैराक बन सकता है, कोई बहुत अच्छा राइटर बन सकता है, कोई बहुत अच्छा कैलीग्राफी कर सकता है, कोई बहुत अच्छा डांसर बन सकता है, कोई बहुत अच्छा टीचर बन सकता है, कोई बहुत बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर, दुनिया भर की चीजें हैं अच्छा करने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि सब लोग पहले अपने बच्चे को सिर्फ एक रेस में भगवा रहे होते हैं, जिसमें कि सबका टारगेट होता है फर्स्ट आना, फर्स्ट आना, फर्स्ट आना। 90% से ज्यादा आने चाहिए, 90 से ज्यादा आने चाहिए। एक नंबर भी क्यों कट गया, पड़ोसी के बच्चे के इतने परसेंट है, तेरे क्यों कम आए। ये जो एक माहौल है ना, जो प्रेशर से बच्चे जिसमें पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जब हम लोग छोटे थे ना, तब हमारे ऊपर इस तरह का कोई प्रेशर नहीं था, हम लोग बिल्कुल आजाद थे। हमारे टाइम के माँ बाप ने ऐसा कोई प्रेशर बच्चों पे नहीं डाला कि 90% लाओ, 95% लाओ, पड़ोसी के बच्चे के इतने क्यों हैं, तेरे क्लासमेट के तुझसे ज्यादा क्यों हैं, तेरे साथ बैठने वाले के, तेरे दोस्त के तुझसे ज्यादा क्यों हैं। और कई बार मैं फील करती हूँ कि शायद इसीलिए हम लोग अपने जीवन को खुले तरीके से जी पाए, इसीलिए शायद हम लोगों ने अपने कैलिबर को टाइम पे पहचान लिया, शायद इसीलिए हम लोग जिस फील्ड में उतरे उसमें बेस्ट काम कर पाए। अगर हमारे ऊपर भी ये प्रेशर हमारे पेरेंट्स ने बनाया होता कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो शायद जो हमारी लायकियत थी ना, जो हमारा कैलिबर था, जो हमारी क्षमता थी, योग्यता थी, वो शायद कहीं दब जाती या शायद कहीं पिस जाती। उस योग्यता को, उस अपने कैलिबर को उबारने का मौका मिलना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आजकल की पीढ़ी जो अब बड़ी हो रही है ना, मैं कई बार देखती हूँ, हमारे पास एक हमारी स्टूडेंट है, काफी अच्छी लड़की है, इंटेलिजेंट है, वेल टू डू, अच्छे घर से आती है। एक दिन वो हमारे पास शाम को आई और उसकी मदर इन लॉ भी थी। उसकी बेटी, जितना मुझे याद है, मेरे ख्याल 2.5-3 साल की थी या 3-3.5 साल की, बहुत ही छोटी थी, बहुत प्यारी बच्ची। तो उसकी दादी ने बताया हमें कि ये रोज 2 घंटे इसको पढ़ाती है, 2 घंटे, 3 साल के बच्चे के ऊपर 2 घंटे पढ़ाई का प्रेशर। मैंने उसको कहा, तू क्या पढ़ाती है इसको 2 घंटे तक, और 3 साल का बच्चा है, इसको तो ढंग से बोलना भी नहीं आया। इसके तो अभी ये मान लो कि पूरी तरह से 24 में से जितने घंटे वो उठे, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ वो खेलती रहे। कितनी प्यारी चिड़िया जैसी, कितनी क्यूट सी बच्ची थी। और उसको किताबों के बोझ के नीचे अगर हम दबा देंगे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, तो पूरा जीवन पढ़ सकता है बच्चा। उस 3 साल के बच्चे को पनपने का मौका क्यों ना दें, क्यों ना उसको खिलने का मौका दें, उसको एक ऐसा मौका दें कि वो, उसका दिमाग कम से कम मैच्योर तो हो, चीजों के सीखने के लायक तो बने। उससे पहले उसके ऊपर ABCD का बर्डन, 1 to 10 का बर्डन, ONE1 याद करो, TWO2, रोमन नंबर्स याद करो, ये क्या लॉजिक है, मुझे सच में समझ में नहीं आता। मैं तो पर्सनली बताऊं, मैं ये फील करती हूँ कि 6-7 साल तक तो किसी भी तरह का एजुकेशन के फॉर्म में प्रेशर बच्चे के ऊपर नहीं होना चाहिए। पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाओ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली छोड़ दो, लेकिन वो पढ़ाई होनी चाहिए मौज मस्ती वाली। वो पढ़ाई ऐसी बिल्कुल ना हो कि मार्क्स के ऊपर बेस्ड हो। लेकिन कितने दुख की बात है कि वेल एजुकेटेड लोग भी भारत में 2.5-3 साल के बच्चे पे प्रेशर डाल रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वो बच्चे दिमाग से इतने ज्यादा परेशान हैं, वो पीड़ित लगते हैं मुझे। जो पेरेंट्स बहुत छोटी एज में बच्चों का एडमिशन करा देते हैं ना, मैं सही बताऊं, मुझे पता भी चलता है तो मुझे लगता है कि बेचारे इनके बच्चे, वो रिच हैं, अच्छे घर में रहते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन कई बार मुझे दया आती है कि इनसे ज्यादा अच्छा तो बचपन वो लोग जीते हैं जिनके माँ बाप बहुत पढ़े लिखे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रेशराइज नहीं करते। बड़े होके वो बच्चा अपने आप पढ़ लेगा एक एज के बाद। उसको मेंटली प्रिपेयर तो होने दो, फिजिकली उसका डेवलपमेंट तो होने दो। ये जो उंगलियां है ना, इनकी मांसपेशियां अगर ये विकसित ना हो ना, और आप उससे पहले उसको पेंसिल पकड़ा दें, तो जानते हो ये जो उंगलियां है ना, इनकी मांसपेशियां अल्प विकसित रह जाएंगी। हमारे पेरेंट्स ने 5 साल से पहले हमें पेंसिल दी ही नहीं थी। आजकल मैंने कितनी बार देखा है, ऐड भी होते हैं, 1.5 ईयर्स के बच्चों के एडमिशन स्टार्ट हो गए। 1.5 साल का बच्चा जिसको सुसु पोटी बताना नहीं आता, उसको स्कूल में भेजने लग गए। हो सकता है बहुत सारे मुझे सुनने वाले लोग स्कूल भी चलाते हो, बुरा ना माने, लेकिन ये एक फैक्ट है कि बहुत छोटी एज अगर स्कूल में जा भी रहा है ना बच्चा, तो वो खेले, वो आजाद रहे, उसके दिमाग को पनपने का मौका दे, उसको चीजें बताएं। तो खेल खेल में बारिश कैसे होती है, पौधा कैसे उगता है,
धूप क्या काम करती है, छाया क्या काम करती है, ये है ज्ञान। प्रकृति से सीखा जा सकता है ज्ञान। जब बच्चा 5वीं तक पढ़ लेता है ना, तो उसका बहुत हल्का सा बेस तैयार हो गया, खेल खेल में बेस बन गया। उसको असली पढ़ाई लाइफ में जिसको आगे वो यूज करेगा, वो क्लास 6 से इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, 6ठी क्लास से। और 6ठी क्लास में जब वो जाए तो उसका इतना बेस होना चाहिए, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग क्या होना चाहिए, उसको गिनती, पहाड़े, जमा, घटा, गुणा, भाग, फ्रैक्शंस और ये रोमन नंबर्स और नेचुरल नंबर्स और जो इस तरह के मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं, ये आने चाहिए। हिंदी की मैं बात करूं तो उसको थोड़ी थोड़ी समझ पैदा हो गई हो कि संधि क्या होती है, समास क्या, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस बेसिक, क्रिया का मतलब क्या है, विशेषण क्या होते हैं, उतनी ग्रामर आती हो, थोड़ी बहुत उसको एप्लीकेशन 3rd 4th 5th में थोड़ी बहुत, ऐसे नहीं कि प्रेशराइज कर रहे हैं टफ एप्लीकेशन, नहीं, बस उसको हल्का हल्का सा फॉर्मेट पता हो। ऐसे ही इंग्लिश की बात करें तो बेसिक जैसे हिंदी ऐसे इंग्लिश बता दें, और ईवीएस जिसको बोलते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज, वो बेस्ट करा दे। वो मैं बेस्ट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो उसकी लाइफ है। एनवायरमेंटल स्टडीज का जो सब्जेक्ट है, जो हमारी सरकार ने बहुत अच्छा किया इंट्रोड्यूस करके, वो जीवन है, उसको सिखाना चाहिए। ईवीएस में होता क्या है, बारिश, बादल, जानवर, पक्षी, पेड़, पौधे, ये लाइफ है, और यही नॉलेज उसको लाइफ लॉन्ग कामयाब बनाएगी। इसीलिए ईवीएस को उसको ऑब्जर्व करना सिखाओ। ईवीएस को आप प्रेशर नहीं बनाना उसके दिमाग पे, लेकिन उसको अपनी लाइफ के आसपास देखो, पेड़ है, कुछ छोटे पौधे हैं, कुछ बीच के पौधे हैं, कुछ बड़े पेड़ है। पेड़ का तना कितना भारी है, जो पौधा बहुत छोटा है उसके ऊपर अगर बच्चा पैर रख के देखे तो पिचक गया। क्या पेड़ भी ऐसे पिचक सकता है? नहीं, पेड़ ऐसे नहीं पिचकेगा। इन थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों से ना बच्चे का दिमागी विकास होगा, और फिर धीरे धीरे वो आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने लगेगा। और जब बच्चा 6th में आएगा ना, तो मेंटली तौर पर वो मैच्योर होगा, और वो पढ़ने के लिए जो बेसिक योग्यता चाहिए ना, इसको बोलते हैं शुरुआती नॉलेज, जितनी होनी चाहिए। पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, सिर्फ आप उसको मेंटली तैयार करेंगे। और जब वो 6th में आएगा, 6th 7th 8th में वो अच्छी पढ़ाई में बैठेगा। अच्छी का मतलब अब उसको आदत पड़ेगी बैठने की। और 9th और 10th में वो सेल्फ स्टडी की तरफ चलेगा, टीचर गाइडेंस देगा, लेकिन वो खुद से पढ़ना सीखेगा। और फिर 10वीं के बाद तो आप लगा लो 11वीं 12वीं तो लाइफ बनाने का टाइम होता है। अगर बच्चे को इस ढंग से बड़ा किया जाएगा ना, तो कोई भी बच्चा ना तो गलत रास्ता पकड़ेगा, जो एवरेज बुद्धि का है। अब जो बुद्धिहीन है उसका मैं नहीं कहती, लेकिन जो एवरेज बच्चा है ना तो वो गलत रास्ता पकड़ेगा, ना ही उसके पास इतनी फालतू एनर्जी होगी कि वो गलत चीजों में, गलत संगत को पकड़ ले। आजकल एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बच्चे ड्रग्स की तरफ मुड़ते जा रहे हैं, गलत आदतों की तरफ मुड़ते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है उन लोगों को एनर्जी जो है ना उनके अंदर, सच में उसको सही दिशा नहीं मिल रही। इस सही दिशा से मेरा मतलब क्या है, अगर बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा, 24 में से 15 घंटे वो पढ़ता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। उस पढ़ाई के साथ साथ ना उसको स्टेज पे कैसे खड़े होना है, कैसे मुझे पोएम बोलनी है, नाटक क्या होते हैं, इमोशंस क्या होते हैं नाटक में, कविता कैसे गाई जाती है, डिबेट में कैसे बोला जाता है, कहीं भी स्पीच कैसे दी जाती है, 26 जनवरी पे खड़े हो जाए अगर बच्चा तो उसको क्या क्या चीजें बोलनी चाहिए, 15 अगस्त पे अगर उसको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तो उसको क्या क्या बोलना चाहिए, ये सब सिखाना चाहिए। और यही डेवलपमेंट का पार्ट होता है। उसको खेलने में, मान लिया कि हर चीज में बच्चा परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे को बचपन में मौके मिलने चाहिए हर चीज में से निकलने के। उसको अगर उसका इंटरेस्ट है पानी में तो उसको तैरने का मौका मिलना चाहिए, उसका इंटरेस्ट है हॉर्स राइडिंग का तो उसकी सुविधा, अब उतनी महंगी चीजें खैर इंडिया में अभी उतनी पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम बच्चों को करवा सकते हैं। इसी फील्ड को सोच के एक लंबी प्लानिंग करके हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके बारे में आज हमें बातचीत करनी है। 6ठी से 12वीं तक की जो हम टारगेट कर रहे हैं, अब हम जो पढ़ाएंगे ना, ये कोचिंग सेंटर एज इट इज चलेगा, ये ब्रांचेस एज इट इज चलेंगी, लेकिन दोपहर बाद जब हम फ्री होते हैं और जब बच्चे भी अपने स्कूलों से वापस आ जाते हैं, तो हम लोगों ने परिमल सर के गांव में स्पेशल इसको ध्यान में रखते हुए एक पूरा इंफ्रा तैयार कर लिया, जहां हम अपने ही गांव से, मतलब परिमल सर का गांव है ठरूलदेपुर, वहां से बच्चे आ रहे हैं और आसपास के 3-4 गांव से भी बच्चे आ रहे हैं। वहां पे हमने 6th, 7th, 8th, 9th और 10th अभी 5 क्लासेस को पढ़ाना स्टार्ट किया है। अभी हमें 1 हफ्ता नहीं हुआ है, इसी हफ्ते स्टार्ट किया था मंडे से, तो आज लगा लीजिए आज 3रा ही दिन था। और बच्चों का उत्साह, बच्चों का उमंग, उनके मन में जो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन है ना, वो सच में काबिले तारीफ होते हैं। और कई बार परिमल सर ने लाइव भी किया है क्लास में से, मुझे सच में ऐसा फील होता है
क्योंकि उन गाँव के बच्चों की आंखों में जो चमक है ना, वो चमक कहीं हम मिस करते हैं शहर के बच्चों में। कारण उन लोगों के ऊपर शायद पढ़ाई का वो प्रेशर नहीं है जो हमने शहरों में बच्चों के ऊपर बना दिया। अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर हमें नहीं बनाना है। हम सबको बच्चों को एक ऐसे रास्ते पे ले जाना है जिसमें वो सबसे पहली चीज सीखे खुश होना, क्योंकि इंसान के जीवन में ना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर उसे खुश होना आ गया, अगर उसको जीवन में आनंदित होना आ गया, जीवन में मजे करने आ गए, हर चीज में से खुशी ढूंढनी आ गई, ये किसी किताब से पढ़ के नहीं आएगी। ये कहीं कितनी ही महंगी कोचिंग दिला लो, कोई नहीं सिखाएगा। ये वो सीखेगा तो अपने आसपास के माहौल से, और उसको छोटी चीजों को महसूस कराने वाले लोगों की संगत में। तो अब जो हमारा टारगेट है ना, वो ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को 100% मार्क्स और 99% मार्क्स, बिल्कुल नहीं। हम पढ़ाई को 6ठी से 12वीं तक जो कराएंगे वो इस तरह से कराएंगे कि हर बच्चे की लायकियत निखर के सामने आएगी। हर बच्चे को कविता बोलने का मौका मिलेगा, हर बच्चे को डिबेट में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, हर बच्चे को डांस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। पोयम में जितनी विधाएं होती है ना, आपने सुनी होंगी, उन सब में उनको मौका दिया जाएगा। जो जिस चीज के लिए बना होगा, तो टीचर तो जज कर ही सकता है, भाई ये बच्चा एथलेटिक्स में बढ़िया है, ये स्टेज हैंडलिंग अच्छा करता है, इस बच्चे के अंदर गाने का हुनर है, ये डांस अच्छा करता है, ये बहुत बढ़िया स्विमिंग कर सकता है। उन सबको पहचान के उन बच्चों को मौके बराबर के देंगे। फिर उनमें से जो बेहतर जिस फील्ड में करेगा उसको उसमें आगे बढ़ाएंगे, उसको वो रास्ता दिखाएंगे, उसके लिए उस रास्ते को, मुश्किल रास्ते को आसान बना देंगे, ताकि जब वो हमारे पास इन 7 सालों में पढ़ के बाहर निकले, इस दुनिया में जब वो कदम रखे, तो वो क्षमता से भरा हुआ हो। वो ऐसा ना हो जैसे बच्चे अब हम देखते हैं ना, हमारे पास आते हैं बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे वो निल होते हैं। उन्होंने डिग्री ले रखी है। बहुत लोग जानते भी हैं जो मुझे सुन रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में डिग्री लेने से बात नहीं बनती। उनके अंदर ये योग्यता, ये कैलिबर नहीं होता कि अगर स्टेज पे उनको खड़ा कर दिया जाए तो वो 5 मिनट या 10 मिनट स्टेज को संभाल सकें, या वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये जो एक कमी है ना, जो बच्चों को या तो किताबी कीड़ा बना देती है या उनको गलत रास्ता भटका देती है, हमें इसको खत्म करना है। और इंडिया विश्व गुरु नहीं बन सकता जब तक कि हमारी पीढ़ियों में समझ पैदा नहीं होगी। इस पीढ़ी में समझ पैदा करने के लिए हमें बचपन से काम करना पड़ेगा। हम अपने यहाँ पे जो क्लासेस चलाएंगे ना, ये क्लासेस पूरे भारत में लाइव रहेंगी। अभी जैसे आईसीएस की कोचिंग क्लासेस चलती हैं, जो सरकारी नौकरी के क्षेत्र में चलती हैं, हम आईसीएस के हेड ऑफिस सोनीपत से पढ़ाते हैं और वो अलग अलग राज्यों में सारी क्लासेस चलती हैं। अब यही सेम काम ट्यूशन के लेवल पर होगा। ये ट्यूशन के लेवल पर कैसे होगा? हम गांव में जाके गांव के बच्चों को वहां बैठा के पढ़ाएंगे, और वो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th 5 क्लासेस अभी स्टार्ट कर रहे हैं। 11, 12 पे अब 1-2 महीने में काम कर देंगे। थोड़ा काम करने में टाइम लगता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। एकदम से कुछ रेडीमेड नहीं होता ना, हर चीज के लिए पैसा भी लगता है, हर चीज को टाइम भी लगता है। तो उस फील्ड में हम काम कर रहे हैं और विद इन 1-2 मंथ्स हम लोग हर तरह से कैपेबल होंगे। हम 11वीं 12वीं सबकी केटरिंग कर सकेंगे। अभी फिलहाल हम 10वीं तक के बच्चों को टारगेट लेके आगे बढ़ रहे हैं, और जो बच्चे 10वीं तक पढ़ रहे हैं उन लोगों को हर तरीके से पढ़ाई में, को करिकुलर एक्टिविटीज में उनकी जो भी दिक्कतें होंगी। जैसे कल एक बच्चा हमारे पास है, वो 3 बच्चे आते हैं, उसके पिताजी सोनीपत से उसको लेके जाते हैं। वो बता रहे थे उनके बड़े भाई का बेटा भी उनके पास रहता है और 2 उनके अपने बच्चे हैं। तो उन्होंने अपने बड़े भाई के बेटे को हमारे पास भेजा, और मुझे तो बहुत ये मतलब बड़ी बात लगी। वो बिजली विभाग में है, हरियाणा में। उन्होंने बताया कि मैम मैं रोज इनको लाऊंगा और ले जाऊंगा। मतलब एक बहुत बड़ा काम, एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने अपने सिर पे बांधी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा जो भतीजा है, ये 9वीं क्लास में है, ये पढ़ने में इंटेलिजेंट है लेकिन बहुत दब्बू है, कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी के सामने खड़ा होकर अपनी बात बोल ही नहीं पाता, उसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा तो नहीं कि हम इसको एक दिन में बदल देंगे, लेकिन आप 1 साल में इस बच्चे को देखना, ये कॉन्फिडेंट भी होगा, ये एक्टिव भी होगा, और ये अपने ऊपर आत्मविश्वास करके दुनिया के सामने खड़ा होकर बोलने के लायक भी बन जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन चीजें बदलेंगी। ये बदलेंगी कैसे? जब हम धीरे 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 बच्चों की लर्निंग पे काम करेंगे। लर्निंग एक दिन 1 साल की कहानी नहीं होती। लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। धीरे 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 पर्सनालिटी में बदलाव आता है। आज मैं आपके सामने जो ये बातें बोल रही हूँ ना, ये मैंने कोई तैयार नहीं की, ना ही मैं सोच के आई कि मुझे क्या बोलना है। ये चीजें अपने आप मेरे दिमाग में आ रही हैं, और दिमाग में उस थॉट को मेरी जबान अपने आप ट्रांसलेट कर रही है, दिमाग के थॉट को भाषा में, विचारों को मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो ये जो चीजें हैं ना, ये कैसे आई?
ये अपने आप नहीं आती, इन पे सालों साल साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब ये बदलाव आता है पर्सनालिटी में। मैं कई बार देखती हूँ कुछ बच्चे कहते हैं मैम आपका ना शब्द भंडार बहुत अच्छा है, हमें भी आपकी तरह बनना है। तो मेरी तरह बनना कुछ अलग थोड़ी है, मैं कुछ भी अलग नहीं करती हूँ। मैंने सिर्फ साहित्य बहुत ज्यादा पढ़ा, मन से पढ़ा, बचपन से पढ़ा। मुझे अच्छा माहौल मिला, मेरे फादर बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, घर में पूरी लाइब्रेरी बना के रखी हुई थी, और बहुत छोटी सी एज में 5वीं से पहले मैंने देश के बेहतरीन राइटर्स, जिसमें प्रेमचंद की लगभग सारी कहानियां, जो बड़े बड़े राइटर्स हैं ना जो बच्चों के लिए लिखते हैं, उनकी, जैसे पिनोकियो है, चंद्रकांता है, इस तरह के पता नहीं कितने नॉवेल्स मैंने 5वीं क्लास से पहले पढ़ दिए थे। कॉमिक्स पढ़ने का इतना शौक था, 1 रुपए में उस टाइम किराए पे 5-5, 6-6 कॉमिक्स आती थी, तो हम 1 रुपए दे के 5-6 कॉमिक्स लाए, एक दिन में पढ़ दी हम सारी बहनों ने, फिर वापस कराए, अगले दिन 1 रुपया दे के फिर कॉमिक्स ले आए। तो उससे स्पीड बनती गई, भाषा सुधरती गई। तो ये एक दिन की कहानी नहीं है, ना ही 1 साल की, ये सालों साल की मेहनत है। हम अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को इस काबिल बना देंगे कि उनमें से हर बच्चा मुझसे बेहतर वक्ता होगा, मुझसे बेहतर हर चीज को मैं उन बच्चों के अंदर, मुझे टाइम लगेंगे 5-7 साल, जब तक कि वो धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन इस काबिल बना देंगे कि हर बच्चा बोलने में झिझकेगा नहीं। हमारे पास पढ़ा हुआ बच्चा किसी भी तरह से कॉम्प्लेक्स नहीं खाएगा, वो कॉन्फिडेंट होगा, स्मार्ट होगा, इंटेलिजेंट होगा। ऐसा नहीं कि वो 100% मार्क्स ले आएगा, नहीं, वो जितनी योग्यता उसके अंदर है मार्क्स उसके बेहतर करवा देंगे, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा छिपा हुआ हुनर है जिसको हम बाहर निकालेंगे। यही हमारा टारगेट है। इसी टारगेट को लेके, ये एक बहुत बड़ा टारगेट है और हम अकेले इसको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हम हद से हद कितनों को पढ़ा देंगे। हमारे सामने जो बैठ के पढ़ रहे हैं बच्चे, हम हद से हद 500 बच्चे पढ़ा देंगे एक जगह। इस पूरे देश में अगर व्यवस्था को बदलना है, एजुकेशन सिस्टम को बदलना है, तो हमें लाखों बच्चों पर काम करना पड़ेगा, तब पीढ़ियां बदलेंगी। ऐसे 1 बच्चे, 10 बच्चे, 100 बच्चे, अगर इनसे बदलाव आता तो मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ाती रहती और देश बदल जाता। मैं सरकारी स्कूल में कितने साल तो पढ़ा के आई हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वहां आपके हाथ में पावर ही नहीं थी। अब हमारे पास पावर है, हम डिसीजन मेकर हैं अपने तरीके के, कि हम किस तरह से पढ़ाएंगे। और अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जो चीजें हम में है ना, ये हुनर निकल के अगली पीढ़ी तक पहुंचे, उनको मौके मिले उनकी योग्यताओं को आगे बढ़ाने के। तो ये एक बहुत अच्छा सपना है, और इस सपने में जो भी समझदार आदमी है, मुझे नहीं लगता कि उसको इसमें कोई भी कमी नजर आनी चाहिए। उसको ये दिखना चाहिए कि आज से 7-8 साल बाद जब बच्चे बाहर निकलेंगे, 12वीं पास करेंगे, जो आज 6ठी में हमारे पास पढ़ रहा है, उस बच्चे के अंदर इतनी योग्यता होगी कि अगर वो बिजनेस करना चाहेगा तो कामयाब होगा, अगर वो सरकारी नौकरी करना चाहेगा तो कामयाब होगा, वो प्राइवेट नौकरी करना चाहेगा तो भी कामयाब होगा। वो जीवन में मार नहीं खाएगा, वो बेरोजगारी के थपेड़ों से नहीं थपेड़ा जाएगा, वो अपने भविष्य का निर्माण खुद करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लायकियत भर देंगे। यही हमारा प्रोजेक्ट है 6ठी से 12वीं तक का। इसके ऊपर हमने क्लासेस लगानी शुरू कर दी हैं इस मंडे से। परिमल सर जब तब लाइव भी करते रहते हैं फेसबुक पर, तो आप उन बच्चों को, अब जब लाइव करें ना सर, उन बच्चों के आंखों में उस चमक को महसूस करना। तो मैंने आपको कहा कि हमने कहीं ना कहीं शहरों में दबा दी, ज्यादा प्रेशराइज करके बच्चों को। गांव का बच्चा आज भी प्रेशर में नहीं है, इसीलिए उसके अंदर आप देखो कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत जल्दी निकल आएगा ऊपर, क्योंकि उसको उतना दबाया नहीं गया। तो ये हम सबकी साझे की जिम्मेदारी है, हर एक बच्चे को पनपने का पूरा मौका दे। हर बच्चा सृजन का बीज है, उसको पनपने का, आगे बढ़ने का मौका आपको, मुझे, हम सब लोगों को मिलकर देना है। और शिक्षा समाज की साझी जिम्मेदारी होती है, सिर्फ टीचर्स अकेले कुछ नहीं कर सकते, जब तक कि पेरेंट्स और भाई बहन और बाकी बड़े लोग बच्चे का साथ ना दें। तो इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट में, ये भारत को बदलने वाले लायकियत रखता है ये प्रोजेक्ट। इसमें हम सब लोगों को, आप सब लोग जो चाहते हैं, उन सबका सहयोग चाहिए। किसी भी फॉर्म में कोई भी तुम्हें इस तरह का बच्चा दिखता है जो कि पढ़ाई से वंचित है, तो तुम हमें बता सकते हो, ठीक है? अब परिमल सर यहाँ हैं।